नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आजकल खुदाई अभियान कई जगह चलाने की मांग हो रही है, कई जगह चल भी रही है। चाहे ज्ञानवापी का मामला हो, वहां तो न्यायालय से ही एक आदेश प्राप्त कर लिया गया था, चाहे संभल का मामला हो, और इस खुदाई के चक्कर में बात तो डीएनए तक पहुंच जा रही है। लेकिन एक बड़ा दिलचस्प मामला सामने आया है। यह मामला 4 साल पुराना है और मामला यह है कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर, जी हां, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के प्रयासों से जिसका जीर्णोद्धार हुआ था, उस मंदिर के ट्रस्टी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश से 2020 की शुरुआत में उस मंदिर के पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए आदेश दिए गए थे। और उस सर्वेक्षण में जो चीजें मिली, जो जानकारी मिली, वो जानकर आपकी नींद उड़ जाएगी। दरअसल सोमनाथ मंदिर के नीचे, यह दिसंबर का ही महीना है और दिसंबर के महीने में ही आज से 4 साल पहले रिपोर्ट आई थी। 2020 के दिसंबर में रिपोर्ट यह थी कि एक रडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ और उसके द्वारा यह पता लगाया गया कि एल शेप में, अंग्रेजी का अक्षर होता है एल शेप में एक 3 मंजिला इमारत है सोमनाथ मंदिर के नीचे। और उस मंदिर के पास जो जगह है, उस मंदिर के इलाके में ही जहां सरदार पटेल की स्टैचू भी लगी हुई है, तो उस पूरे परिसर में बौद्ध विहार होने के अवशेष भी मिले हैं। जिस रडार टेक्नोलॉजी, सीपीआर टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं, जीपीआर टेक्नोलॉजी, ग्राउंड पेनिट्रेटिव रडार टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन की गई थी और तकरीबन 11 महीनों की जांच के बाद 5 करोड़ रुपए में जो मशीन मंगाई गई थी, उस मशीन के साथ जो जांच कराई गई, उसमें यह पाया गया कि इसके नीचे, सोमनाथ मंदिर के नीचे तीन मंजिला एक इमारत है, एल शेप का एक ढांचा है और साथ साथ बौद्ध विहार होने के अवशेष है। 32 पन्नों की एक रिपोर्ट सौंपी भी गई थी जांच करने वाली टीम की तरफ से, और टीम भी मामूली नहीं थी। आईआईटी गांधीनगर की टीम थी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके साथ साथ 4 दूसरे एक्सपर्ट्स थे और पूरा का पूरा आर्कियोलॉजिकल यानी पुरातात्विक जांच की गई थी, बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से, बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से की गई थी। अब सवाल उठता है कि भारत एक ऐसा देश है जहां कण कण में राम व्याप्ते हैं। उस देश में किस जगह की खुदाई की जाए, क्या मिल जाए, कोई नहीं जानता। मेरे गांव में भी चंपारण में नहर की खुदाई हो रही थी तो एक शिवलिंग मिला था, फिर नहर का डायरेक्शन चेंज किया गया था। अब सवाल उठता है कि संभल की मांग हो रही है, जहां खुदाई नहीं हुई है वहां की मांग हो रही है, जहां पुरातात्विक जांच नहीं हुई है वहां की मांग हो रही है। लेकिन जहां पुरातात्विक जांच हुई है, उसकी 32 पन्नों की रिपोर्ट दबा करके लोग क्यों बैठ गए? और वो जांच भी नरेंद्र मोदी की सहमति से हुई है, फिर उस रिपोर्ट को क्यों दबा करके बैठा गया? क्या आगे उस पर कार्रवाई की जरूरत नहीं थी? हम सब की आस्था सोमनाथ मंदिर में है। भारत में सिर्फ हिंदुओं की नहीं बल्कि तमाम धर्मावलंबियों की आस्था इस देश के सभी अपने या दूसरे धर्म को मानने वाले धर्म स्थलों में है, चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक, चाहे वो पूजा पाठ करने, इबादत करने जाते हो या नहीं जाते हो, लेकिन धर्म स्थलों के प्रति श्रद्धा और सम्मान तो सबका है। लेकिन सवाल यह उठता है कि नरेंद्र मोदी की सहमति से, उनके आदेश से जो जांच हुई, उस जांच के बाद आगे कोई कार्रवाई हुई या वो मामला यूं ही ठंडे बस्ते में डाल दिया गया? आज की तारीख में संभल पर बिना संभले बोलने वाले लोग क्या इस तथ्य से वाकिफ हैं? हमारे सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, टीवी 9 भारतवर्ष की वेबसाइट का फोटो है, वो आप देख रहे हैं। आप कई सारे वेबसाइट्स पर गूगल करके उस जांच के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। दरअसल इस देश में खुदाई अभियान जो चल रहा है, आज ही मुझे जानकारी मिली कि जमीन से 12 मीटर नीचे तक की जांच के लिए जो नई टेक्नोलॉजी वहां पर इस्तेमाल हुई थी, ये सोमनाथ में, उसका इस्तेमाल कहीं भी हो सकता है। और जब रिपोर्ट ही दबा कर रखनी है, जैसे सोमनाथ मामले की रिपोर्ट को दबा कर रख लिया गया, तो जब रिपोर्ट ही दबा कर रखनी है तो वो कराने में भी और खामखा लोगों के लिए टीवी पर, गोदी मीडिया में तरह तरह के दंगल फंगल जो होता है वो कराने के लिए जरूरत क्या है?
कि यह सब किया जाए? क्या सिर्फ लोगों के मनोरंजन की विषय वस्तु बन गया है इस देश में धर्म? सबसे आसान चीज इस देश में लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करना और भड़काना है। कभी कोई ज्ञानवापी में शुरू हो जाता है, कभी कोई संभल में शुरू हो जाता है, कभी कोई मथुरा की मांग करने लगता है। उधर प्रधानमंत्री की सहमति से जो मंदिर के ट्रस्टी भी हैं सोमनाथ के, वहां पर एक अलग पुरातात्विक जांच 4 साल पहले हो जाती है सोमनाथ में, और वो अभी तक पड़ी रहती है ठंडे बस्ते में। ये देश में चल क्या रहा है? क्या इस देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजी रोजगार, पर्यावरण, ये सब मुद्दे नहीं बचे? क्या इस देश में मानव विकास सूचकांक यानी एसडीआई का पैरामीटर और इस देश की गिरती हुई जीडीपी मुद्दा नहीं है? क्या हिंदुस्तान में वाकई इतने खाली लोग हैं, इतने खाली लोग हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, बैठ करके ताश के पत्ते खेलने हैं, ताश खेलना है और उसके साथ साथ यही सब करना है कि कहां जमीन के नीचे क्या मिल रहा है? और जब इतने खाली लोग इस देश में हैं, तो फिर फास्टेस्ट ट्रेन, बुलेट ट्रेन बनाने की क्या जरूरत है? वंदे भारत जैसी फास्ट ट्रेन चलाने की जरूरत क्या है? ये सारी चीजें तो वहां होती है जहां के लोगों के पास वक्त का बिल्कुल अभाव होता है। यहां तो लोगों के पास इतने वक्त है, इतना वक्त यहां लोगों के पास है कि लोग घंटों खाली बैठ करके किस जमीन के नीचे क्या है उसके बारे में घंटों चर्चा कर सकते हैं। स्कूल, कॉलेज, क्लास, दफ्तर सब बंक करके चर्चा कर सकते हैं। तो सवाल यह उठता है कि सोमनाथ में जो जांच हुई, वैज्ञानिक तरीके से जांच हुई, उस जांच के बाद आगे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आखिर बौद्ध विहार के अवशेष जब वहां पर पाए जा रहे हैं, जो एक्सपर्ट टीम कह रही है, उसकी 32 पन्ने की रिपोर्ट कह रही है, और खुद नरेंद्र मोदी की सहमति से, उनके आदेश से जांच हुई, तो सवाल यह उठता है कि आखिर नरेंद्र मोदी की बातों की अवहेलना कौन कर रहा है? 4 साल से लोग कैसे दबाकर बैठे हुए हैं? इस देश में मैं बड़ी अजीब स्थिति देखता हूं। नरेंद्र मोदी ने ओबीसी वर्ग के बीच सब क्लासिफिकेशन के लिए रोहिणी कमीशन बनाया। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आ गई, वो भी ठंडे बस्ते में। बताइए साहब, नरेंद्र मोदी के कहने पर, उनके आदेश से कमेटी बनी, वो ठंडे बस्ते में। सोमनाथ पर एक्सपर्ट कमेटी और साइंटिफिक तरीके से जांच की गई, पुरातात्विक जांच, कि उसके नीचे क्या दबा है। 3 मंजिला इमारत मिलती है एल शेप में, उसके साथ बौद्ध विहार के अवशेष मिलते हैं जमीन के नीचे, वो भी ठंडे बस्ते में। ये क्या चल रहा है इस देश में? नरेंद्र मोदी के आदेशों की भी कोई नहीं सुन रहा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नेपाल जाते हैं तो युद्ध से बुद्ध की तरफ बढ़ने की बात करते हैं, लेकिन बुद्ध तो उनके राज्य में पहुंच गए। जिस राज्य के वो 12 साल मुख्यमंत्री थे, उस राज्य में बुद्ध पहुंच गए, सोमनाथ मंदिर के नीचे पहुंच गए। उनकी कब सुनेंगे? नेपाल जाके युद्ध से बुद्ध की तरफ बढ़ने की बात तो कर देते हैं, भारत के बाहर जाकर गांधी और बुद्ध की बात तो वो कर देते हैं, लेकिन गुजरात में जहां बुद्ध के मौजूद होने की बात सर्वे कहती है, जांच कहती है, कुछ तो उसके बारे में सोचना चाहिए था मोदी जी। या केवल संभल में ही संभलने का मौका नहीं देंगे? संभल में ही राहुल गांधी को रोका जाएगा? संभल को लेकर के ही आपकी पार्टी के लोग और विपक्षी दलों के लोग डीएनए के मुद्दे पर बात संभल से आगे निकलकर डीएनए तक आ जाएगी? हर जगह कुछ ना कुछ मिल रहा है। और इस देश में एक नई प्रवृत्ति दिख रही है। कुछ दिन पहले, 1 साल 1.5 साल पहले की ही बात है, चीता आया था। चीता भारत में विलुप्त हो चुका था तकरीबन 70 साल पहले। मोदी जी के प्रयास से चीता भारत में आया। चीता आया, चीता आया, चीता क्या खाएगा, चीता कहां सोएगा, चीता किससे बातचीत करेगा, इन लोगों का बस चले गोदी मीडिया वालों की तो चीता के मुंह में भी माइक घुसेड़ दे। चीता आ भी गया, कितने चीते मर भी गए। कुछ एंकर तो ऐसे थे जो गोदी मीडिया पर जाकर के चीते के कलर की, चीते के स्किन कलर की ड्रेस पहनकर चीता की रिपोर्टिंग कर रहे थे। अब वो चीता बेचारा किस हालत में है, वो भी सोच रहा होगा कि आजकल कैमरे क्यों नहीं आ रहे, कोई नहीं पूछ रहा चीतों को। उसी तरह की हालत ज्ञानवापी के मुद्दे की है, उसी तरह की हालत सोमनाथ के मुद्दे की है, उसी तरह की हालत कुछ दिनों बाद संभल के मुद्दे की हो जाएगी। दरअसल एक नया सिलेबस का दौर है कि लोगों को मानसिक तौर पर उलझाने के लिए हमेशा नया नया चैप्टर देना पड़ता है, ताकि लोग महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, इन सब के मुद्दे पर वापस ना आ जाए, क्योंकि वापस आ जाएंगे तो बड़ी दिक्कत होगी।
तो एक नया नया सिलेबस कुछ कुछ दिन पर दिया जाता है और पुराने सिलेबस को लोग भूल जाते हैं। सोमनाथ में भी वही सिलेबस दिया गया था, वही सिलेबस ज्ञानवापी में दिया जा रहा है, वही सिलेबस संभल में दिया जा रहा है। और जब तक कोई नया सिलेबस का आइडिया दिमाग में नहीं आ जाए, जब तक कोई नया चैप्टर कोर्स में न जुड़ जाए, तब तक पुराना कैसेट और पुराना सिलेबस बचता रहेगा। आप देख लीजिएगा, संभल का मामला कुछ दिनों तक चलेगा और संभल का मामला कुछ दिनों तक चलने के बाद जैसे ही कोई नया सिलेबस, नया चैप्टर दिखेगा कि वो इससे भी ज्यादा कैची दिख रहा है, इससे भी ज्यादा वोट जुगाड़ू हो सकता है, तुरंत संभल को छोड़कर उस नए चैप्टर पर लोग चले जाएंगे। और फिर उसमें जैसे सोमनाथ का चैप्टर पीछे छूटा हुआ है ठंडे बस्ते में, ये भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। तो चैप्टर का जमाना है, किताबों के चैप्टर लोग भले पढ़े ही ना पढ़े, लेकिन सांप्रदायिकता की अफीम के चैप्टर इस देश में एक के बाद एक खुल रहे हैं। पुराना चैप्टर बंद नहीं हो रहा, बस उसको तह लगाकर रख दिया जा रहा है। तो देखते जाइए कितने चैप्टर खुलेंगे और कितने चैप्टर को तह लगाया जाएगा। सोमनाथ का मामला फिलहाल ठंडे बस्ते में है, आगे देखिए क्या होता है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।